Hey guys, welcome back to my channel. My name is Madhumita and I'm back with my another video. आज हम इंडस्ट्रियल लॉ का एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 का पार्ट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड आज हम इस टॉपिक पे कवर करेंगे एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम 1976। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पार्ट 1 में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था, पार्ट 2 में हमने एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम के बारे में जाना था एंड पार्ट 3 में हमने पेंशन स्कीम के बारे में जाना था। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976 जो कि सेक्शन 6C के अंतर्गत आता है। ये स्कीम क्या है? ये स्कीम हर स्टैब्लिशमेंट जहां पर प्रोविडेंट फंड एप्लीकेबल होगा या होता है वहां पर ये एक्ट भी एप्लीकेबल होगा। इसका भी उद्देश्य, इसका भी इंटेंशन सेम वही है जो हमने पिछले पार्ट में 2 स्कीम के बारे में पढ़ा था कि एम्प्लॉयज़ को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट प्रोवाइड करना, उनके मनी को, उनके पेमेंट को कुछ परसेंटेज तक जमा करना ताकि फ्यूचर में उनको ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी प्रोवाइड हो और पैसों की कमी ना हो। तो चलिए आगे इसको कवर करते हैं, देखते हैं क्या कहा गया है इस स्कीम के अंतर्गत। पहला पॉइंट है द सेंट्रल गवर्नमेंट मेड द एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्कीम जो है बनाया है, उनका रूल इस स्कीम में चलता है। सेकेंड है विच केम इनटू फोर्स इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 1976। इस डेट से ये स्कीम जो है पूरी लागू हो गया। ठीक है। थर्ड है इट अप्लाइज टू ऑल फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट टू विच द एक्ट अप्लाइज। एक्ट कौन सा है? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। वो जिस फैक्ट्रीज या अदर एस्टेब्लिशमेंट में एप्लीकेबल होगा वहां पे ये स्कीम भी एप्लीकेबल होगा। ठीक। Not applicable to the tea factories in the state of Assam। टी फैक्ट्रीज इन द स्टेट ऑफ असम में ये स्कीम जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। ये एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 1 में भी पढ़ा था। ठीक है। अलग क्या है इस स्कीम में कि ये एप्लीकेबल नहीं है टी फैक्ट्रीज इन द स्टेट ऑफ असम। ये चीज़ एक नया निकल के आया इस स्कीम में। नेक्स्ट है द वेज सीलिंग लिमिट। सीलिंग लिमिट मीन्स अधिकतम सीमा। ठीक है। वेज की अधिकतम सीमा की लिमिट कितनी है? हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 6,500 टू 15,000। पहले हमने एम्प्लॉयज़ की डेफिनेशन में पढ़ लिया था ऑलरेडी कि 15,000 है, तो यहाँ पे भी 6,500 था पहले, अब बढ़कर वो 15,000 हो गया है। मतलब कि वेज सीलिंग लिमिट को 6,500 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है द इंश्योरेंस बेनिफिट अंडर द स्कीम शैल बी एन अमाउंट बिटवीन 2.5 लाख एंड 6 लाख। इट मीन्स इस योजना के तहत बीमा का लाभ जो है वो 2.5 लाख और 6 लाख के बीच की राशि होगी। ठीक है। जो हमको लाभ मिलेगा इस पॉलिसी का वो 2.5 लाख और 6 लाख के बिटवीन में ही होगी। नेक्स्ट है द डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस फंड हैज बीन क्रिएटेड फॉर दिस पर्पस। इस स्कीम के पर्पस को पूरा करने के लिए डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस फंड क्रिएट किया गया, एक फंड तैयार किया गया। इस फंड में ही कंट्रीब्यूशन को डिपॉजिट किया जाता है। ठीक है। डिपॉजिट कौन करता है? एम्प्लॉयर करता है, एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट है इन दिस फंड एम्प्लॉयर शैल पे। इस फंड में एम्प्लॉयर पे करता है, क्या पे करता है? 1% ऑफ बेसिक वेजेस प्लस DA प्लस रिटेनिंग अलाउंस। इन तीनों को प्लस करने पर जो आएगा उसका 1% जो है एम्प्लॉयर पे करेगा, इस फंड में डिपॉजिट करेगा। यही एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन कितना है? 1% ऑफ बेसिक वेजेस प्लस DA प्लस रिटेनिंग अलाउंस। नेक्स्ट है द एम्प्लॉयर शैल पे 1/4 ऑफ द कंट्रीब्यूशन एज एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस। तो इसके साथ साथ एम्प्लॉयर को और क्या पे करना है? 1/4 ऑफ कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन जिसका जितना आएगा उसका 1/4 भी पे करेगा। क्या पे करेगा? क्यों पे करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस के हिसाब से वो पे करेगा। ठीक है। एज एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस। नेक्स्ट है देयर इज नो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एम्प्लॉय। ओके, जैसे हमने पहले प्रोविडेंट फंड में देखा था कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों पे करता है, लेकिन पेंशन फंड में देखा कि एम्प्लॉय का भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। एज इट इज सेम इंश्योरेंस स्कीम में भी नो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एम्प्लॉय। मतलब एम्प्लॉय का यहाँ पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता रहेगा एम्प्लॉय के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ अकाउंट। मीन्स अगर एम्प्लॉय का अकाउंट है वो अगर ट्रांसफर हो जाए किसी और एस्टेब्लिशमेंट में, एक एस्टेब्लिशमेंट में से दूसरे में अगर ट्रांसफर हो जाए उस समय कैसा होगा सिचुएशन? वही चीज कहा गया यहाँ पे, इफ
एम्प्लॉय लीव हिज एम्प्लॉयमेंट, अगर एम्प्लॉय जो है अपना काम छोड़ देता है और छोड़ के क्या करता है, एंड री एम्प्लॉयमेंट इन अदर स्टैब्लिशमेंट, अगर किसी अदर स्टैब्लिशमेंट में वो नौकरी करता है दोबारा से जहाँ पे ये एक्ट अप्लाई नहीं करता, ओके मतलब ऐसा स्टैब्लिशमेंट जहाँ पे ये एक्ट अप्लाई ही ना हो, ये मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट और ईपीएफ जो है 1952 अप्लाई ही ना करता हो, ऐसे स्टैब्लिशमेंट में उसने री एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन किया, ठीक है, उस समय क्या होगा, द अमाउंट ऑफ क्रेडिट, जितना उसका टोटल क्रेडिट जमा होगा ना अमाउंट का पिछले एम्प्लॉयमेंट में, उसको क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा टू हिज न्यू अकाउंट, जो उसके न्यू एस्टेब्लिशमेंट में जो उसका अकाउंट होगा उसमें ये सारे पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट इन विच ही इज री एम्प्लॉयड, जहाँ पे वो दोबारा से री एम्प्लॉयड हुआ है न्यू एस्टेब्लिशमेंट में, वहाँ पे उसके न्यू अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। एंड लास्ट टॉपिक है एम्प्लॉयर नॉट टू रिड्यूस वेजेस, एम्प्लॉयर को कोई अधिकार नहीं है कि वो एम्प्लॉय का जो पेमेंट है, जो वो मंथली पेमेंट करता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, उसको रिड्यूस करे, ठीक है। हालांकि आप देख रहे हो कि एम्प्लॉयर जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो हो सकता है ना कि वो वेजेस से डिडक्ट कर ले एम्प्लॉय का, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है, ये एम्प्लॉयर को करना ही पड़ेगा, यहाँ पे उसका कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन लॉ ने कहा है इसलिए उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा बोल दिया, नो एम्प्लॉयर इन रिलेशन टू एनी एस्टेब्लिशमेंट टू विच एनी स्कीम, कौन कौन सी स्कीम, प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस स्कीम, पेंशन स्कीम, ये सारे स्कीम जो है एप्लीकेबल हो रहा है किसी भी रीजन से, शैल बाय रीजन ऑफ हिज लाइबिलिटी, हिज लाइबिलिटी मीन्स एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी है पे करना, इस कारणवश फॉर द पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन रिड्यूस वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, किसी कारणवश एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय का जो पेमेंट है उसमें से अपना कंट्रीब्यूशन रिड्यूस नहीं कर सकता। तो ये रहा गाइज हमारा एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, इसमें इतना ही था गाइज, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी पढ़ने को नहीं है, इतना करके जाइए, इनफ है एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलूंगी जिसमें हम पेनल्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर नियम कानून तोड़े जाए तो क्या दंड या कितना फ़ाइन मिलेगा, ठीक है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू गाइज़।